Okay, ji, Assalamu alaikum. I'm here, Spin Arshad from Amers Inn. And today we are going to discuss the Victorian period. And this age is not called as Victorianism because Victorianism is not a movement in English literature, but actually this name is given after the Queen Victoria. और 1830 से 1901 तक इसका जो टाइम स्पैन है वो माना जाता है, क्योंकि या फिर इसको 1837 से 1901 तक। तो 1837 जो है ये एज है, सेकंड नंबर वाली जो डेट आपको नज़र आ रही है, ये वो एज है जबकि क्वीन विक्टोरिया जो है वो थ्रोन मिला था उनको, तख्त पर बैठी थी वेरी यंग एज में, लाइक क्वीन एलिजाबेथ टू। और 1830 से अगर इसको देखा जाए तो तब एज मानी जाती है। क्वीन विक्टोरिया से ही पहले जो एक स्टाइल था, जो एक मूवमेंट थी, रियलिस्टिक मूवमेंट जो थी, जिनके रोमांटिसिज्म जो था या जो इमोशंस थे और ख़यालात जो थे, उन सब से लोग जो थे बड़ी जल्दी वो मोल्ड हो गए थे रियलिज़म की तरफ, क्योंकि लोग जो थे वो अब रियलिटी को देखना चाह रहे थे। क्योंकि हालात वो जो थे वो सिर्फ पोइट्री के सहारे या बातों से तो नहीं पेट भरा जाता ना, तो अब लोग जो थे वो फिक्शन की तरफ आ रहे थे, नावल की तरफ आ रहे थे, और दूसरा ये कि वो रियलिटी को देखना चाह रहे थे। तो इन दो वजूहात के बेस पे जो रोमांटिसिज्म है, रोमांटिक एज जो है, याद रखकर जो रोमांटिसिज्म और रोमांटिक पीरियड में फ़र्क है। रोमांटिक पीरियड तो एक पर्टिकुलर टाइम था जिसमें हमारे पास वर्ड्सवर्थ और कीट्सबर्ग के लोग आएंगे, और जबकि रोमांटिसिज्म जो है ये एक मूवमेंट है, यानी कि ये एक लिटरेरी स्टाइल है, और ये कभी भी किसी भी टाइम पे ये आ सकता है, हम किसी की भी राइटिंग में आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कहीं कि होमर की राइटिंग में रोमांटिसिज्म था, क्वेश्चन हो सकता है, और ये कोई एक बेवकूफ़ आने वाला सवाल नहीं है, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म एक स्टाइल को कहा जाता है, जबकि रोमांटिक पीरियड जो है वो स्पेसिफिकल हम कहेंगे उस टाइम पे जो टाइम पीरियड जो था। तो विक्टोरियन पीरियड जो है इसमें द सेकंड लॉन्गेस्ट एरा है आफ्टर एलिजाबेथ टू। तो एलिजाबेथ टू जो है उसने 70 ईयर्स हुकूमत की थी, जबकि जो क्वीन विक्टोरिया है इसने 63 ईयर्स जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है, यानी कितना इसका टाइम बना था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम इसका देखने वाले हैं, और उसके बाद लिटरेचर, और जो इसमें साइंस था वो भी हम देखेंगे कि इस टाइम पे जो साइंस और इंडस्ट्री थी वो बड़ी डेवलप हो रही थी। तो जी सबसे पहले जो मैंने स्लाइड्स ऐड की हैं वो राइटर्स के नाम हैं, शॉर्ट से राइटर्स की, जो राइटर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनकी शॉर्ट से बायोग्राफी आप टेबल से ही देखते जाएंगे। बाकी जो राइटर्स बड़े हमारे एक जायंट राइटर्स हैं उनकी डिटेल्ड जो बायोग्राफी है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अलेक्जेंडर डुमास है, ये वो बंदा है जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राइटिंग्स हैं वो हमारे कमीशंस में पूछी जाती हैं। द थ्री मस्किटियर्स, द अकाउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। तो ये दो राइटिंग्स हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इसके 3 नाम जो है ना वो बुक्स में पाए जाते हैं, तो ये तीनों एक दफ़ा देख लीजिएगा। अलेक्जेंडर डुमास डेविड डीला पेलेट्री, और तीसरा जिसका नाम है अलेक्जेंडर भी इसको कहा जाता है। तो इसके जो फादर है और इसका जो बेटा है, ये तीनों लोग जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से ही अलेक्जेंडर डुमास जो है इसकी वालदा को बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि उसका हस्बैंड भी, उसका बेटा भी और फिर उसका पोता भी जो ये सब लिटरेरी फिगर्स थे। एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये वो बंदी है जो मैंने पिछली स्लाइड में भी ऐड की थी। रोमांटिक पीरियड की लास्ट वाली जो स्लाइड थी वो एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की ही थी, और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बंदी है, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम भी किए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ये स्लेवरी के बड़े ख़िलाफ़ थी। इसका जो बाप था वो एक स्लेवर था, लेकिन ये जो है ये स्लेवरी के ख़िलाफ़ थी, यानी कि अपने ही घर में अपने वालिद के ख़िलाफ़ ये कंपेन थी इसकी। और डिकन्सन जो है उसने इसे काफ़ी इन्फ्लुएंस लिया था, क्योंकि वो भी स्लेवरी के काफ़ी ख़िलाफ़ था। ओके जी, तो ये एक ट्रांजिशन राइटर है, क्योंकि इसने रोमांटिक पीरियड में भी काम किया था, और सेकंड नंबर पे इसने विक्टोरियन पीरियड में भी काम किया। इसकी जो राइटिंग है द बैटल ऑफ मैराथन, ये एपिक पोइम है, ये याद रखिएगा। और ये फर्स्ट फीमेल राइटर है जिसने कि एपिक पोइट्री में काम करना शुरू किया था, एंड दैट इज़ मच इम्प्रेसिव। इसके अलावा इसने सॉन्ग्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़ भी लिखे थे, ये इसके अपने और अपने हस्बैंड के बारे में, जिनके ये लव सॉनर्स थे, ज़ाहिर सॉन्ग्स होते ही हैं। तो ये जो इसने लिखे तो जो काफ़ी फेमस भी हुए थे।
अरोरा ली है, ये इसकी एक ब्लैंक पर्स में लिखा एक नावल था और इसको भी काफ़ी जो है लोगों ने पसंद किया था। उसके बाद हमारे पास हेनरी वार्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है, ये यूएस का बंदा है और इसके बारे में जो आपने याद रखना है वो ये है कि ये अकेला ऐसा बंदा है अमेरिकन कि जिसका जो बस्ट आपको पता होता है कि जो बॉडी का जो यानी कि सर और गर्दन के नीचे वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा, उसका एक मुजस्मा सा बना कर रखा होता है, उसको हम बस्ट कहते हैं। तो ये अकेला अमेरिकन है जिसका बस्ट वो वेस्टमिंस्टर एबे में मौजूद है। और ये फर्स्ट अमेरिकन है हु ट्रांसलेटेड डिवाइन कॉमेडी, अगेन आई हैव रोट रॉन्ग स्पेलिंग्स ऑफ अमेरिकन। तो और इसके बारे में तीसरी इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि इसको 8 ज़ुबानें आती थी, ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है, इसकी हम डिटेल्ड बायोग्राफी कोशिश करेंगे पढ़ लें। और ये जो है पोर्ट लॉरेट भी रह चुका है, ये वेस्टमिंस्टर एबे में भी ये भी दफन है। उसके अलावा जो कुछ ये देखता था उसको बगैर मोल्ड किए, बगैर उसमें अपनी चीज़ें अपने ख्यालात शामिल किए, उसको एज इट इज़ ये प्रेजेंट कर दिया करता था। पोर्ट लॉरेट जो रहा है और ये लॉन्गेस्ट जो है ना टेन्योर है आज तक का, यानी कि 42 साल तक ये बंदा पोर्ट लॉरेट रहा था। तो एक्चुअली इसने एक लिखी थी एलजी लिखी थी, वो क्वीन विक्टोरिया को बड़ी पसंद आ गई थी। तो उसका जो हस्बैंड था वो भी, उसकी भी डेथ हुई थी, लिहाजा उसने फिर क्या किया, उसको इसकी जो इसने अपने दोस्त के बारे में एलजी लिखी थी तो उसको बड़ी पसंद आई थी, तो उसने फिर इसको एज यानी कि और भी ज़ाहिर है इसका ये एक बड़ा जायंट राइटर है शेक्सपियर की तरह, बड़ा इम्पोर्टेंट काम है इसका। तो उस वजह से यानी कि इसके काम की वजह से और उसके उस इमोशनल जो था वो दोनों को मिला के फिर इसको पोएट लॉरेट जो था ये चुन लिया गया था। तो हम इसके बारे में जो है बस एक ही राइटिंग पढ़ने वाले हैं, यूलिसिस। इसकी जो एक राइटिंग आपको नज़र आ रही है टिम्बक्टू, ये इसकी यंग एज में राइटिंग लिखी गई है। इसमें बहुत हाई क्वालिफाई काम नहीं है लेकिन काफ़ी बेहतर काम किए थे इसमें इस राइटिंग में भी, और ये नाम अक्सर कहीं ना कहीं नज़र आता रहेगा आपको उसकी अडेप्टेशंस में। द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, इनका मैंने इनकी जो टाइमलाइन है इसमें थोड़ा फ़र्क आएगा लेकिन इसको एक दफ़ा देख लेते हैं हम। ब्रॉन्टे सिस्टर जो है इसमें जो सबसे बड़ी सिस्टर है, एक्चुअली ये 5 बहनें थी लेकिन जो पहली जो इनसे बड़ी 2 बहनें हैं वो वेरी अडल्टहुड में ही, बल्कि आप कह लें चाइल्डहुड में ही उनकी डेथ हो गई थी। आई थिंक 10-11 की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये बच्चियाँ जो हैं स्कूल भी नहीं जा सकी थी, इनकी जो वालदा थी उनकी भी बड़ी यंग एज में डेथ हो गई, तो फिर उनकी जो खाला थी वो उनके घर आके रहती रहीं और फिर उन बच्चियों की काफ़ी अच्छी परवरिश की उस बंदी ने, और तकरीबन पूरी लाइफ जो है उसने इन बच्चियों को दी। तो बच्चियाँ जो थी घर में ही पढ़ती रहीं। इसका जो फादर थे उसको काफ़ी टेंशन थी कि मेरी बेटियाँ जो हैं, ज़ाहिर 5 बेटियाँ और एक भाई था ये, कि मेरी बेटियाँ जो है ये पढ़ लिख जाएँ, यानी कि उस टाइम पे ऐसा इस तरह की फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं हुआ करती थी तो था, लेकिन उन्होंने फिर कुछ ना कुछ अपनी बच्चियों को सिखाया था। तो शार्लेट ब्रॉन्टे जो है इसके बारे में ये एक्चुअल में जिसको फादर थे वो इंग्लैंड के नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ पे आकर अपनी रहाइश तैयार की थी। तो ये जो शार्लेट ब्रॉन्टे ये नॉवलिस्ट भी थी और पोएटेस भी थी। ये तीनों बहनों जो थी छोटी होती हुई पोइट्री भी करती थी, लेकिन इनकी जो पोइट्री की जो फर्स्ट पब्लिकेशन थी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। इस वजह से उन्होंने अपनी जो वैल्यून वर्क था सारे का सारा वो जला दिया था इन लोगों ने, इनके डिसहार्ट हो गए। लेकिन जो इनके नॉवेल्स हैं, टोटल 7 नॉवेल्स हैं, वो 7 के 7 नॉवेल्स आपको इधर लिखे नज़र आ रहे होंगे। तो शार्लेट ब्रॉन्टे जो है आपको पता उस टाइम पे, आजकल के टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे देख लें बहुत से इंक्लूडिंग मी कि बहुत से लोगों ने अपने जो आईडीज़ होते हैं, जो अपने अकाउंट नेम होते हैं वो मेल से रखे होते हैं। कोई ना कोई उन्होंने पेन नेम रखा होता है टू अवॉइड एनी हसल। तो उस टाइम पे लड़कियां जो थी उनको परमिशन नहीं होती थी कि वो अपने एक्चुअल नेम से अपने काम को पब्लिश करवाएं। तो इन लड़कियों ने जो शार्लेट है उसने लॉर्ड चार्ल्स एल्बर्ट, फ्लोरेन वेल्सले और कर्ल वेल 3 नामों से इसने अपना काम जो था बहुत ही टाइम पर पब्लिश करवाया था। उसके बाद एमिली जेन ब्रॉन्टे हैं, शार्लेट ब्रॉन्टे के 3 वर्क्स हैं जिसमें से सिर्फ हम एक ही पढ़ने वाले हैं, जेन आयर। उसके बाद एमिली जेन ब्रॉन्टे जो है ये इसने एक ही नावल लिखा और ये हम पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़े का नावल है वुदरिंग हाइट्स। इसमें आपको गॉथिक और रोमांटिक दोनों एलिमेंट्स नज़र आने वाले हैं। और इसका जो पेन नेम था वो एलिस बेल था। और
इसको स्फिंक्स ऑफ लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम मालूम है, इसकी जो बायोग्राफी उसके बारे में। और इसका जो वुदरिंग हाइट्स नावल है वो भी मिस्टीरियस ही समझने आप काफ़ी हवाले से, वो एक लगता है मुझे मिस्टीरियस लगता है। एन ब्रॉन्टे जो है इसका जो नाम है एक्टन बेल था। अगर आपको ये भूल जाए कि किस बहन का नाम क्या था तो शॉर्लेट का नाम सी से शुरू होता है तो इसका जो पेन नेम भी सी से शुरू होगा। एमिली ब्रॉन्टे का नाम ई से शुरू होता है तो इसका पेन नेम भी ई से शुरू होगा। और एन ब्रॉन्टे ए से शुरू होता है और इसका जो पेन नेम है वो भी ए से शुरू होगा। ठीक है, तो अगर पेपर में कहीं वो घुमा कर आके पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि सी सी ई और ए आपने याद रखना है। तो एन ब्रॉन्टे का हम कोई नावल नहीं पढ़ने वाले हैं। 2 नावल से इसके, एग्नेस ग्रे, द टेनेंट ऑफ वाइल्ड हॉल। ओके जी, तो हमारे पास अच्छा मैंने जो राइटर्स हैं उनको इस तरह से सेट किया है कि ये जो हैं आपको 1 डिकेड के जो राइटर हैं वो आपको साथ साथ नज़र आ जाएं ताकि आपके लिए इनको रट्टा लगाना या मेमोराइज़ करना आसान हो जाए। सबसे पहले हमारे पास जो 1810 में यानी कि 10 डिकेड जो है, जो 10th डिकेड है, उस डिकेड में आपको जो सबसे पहला बंदा नज़र आएगा दैट इज़ विलियम मेकपीस ठीकरे है। इसने लिखा था, इसके जो पेरेंट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में चूँकि मुलाजिम थे इधर बर सगीर में, तो लिहाजा इसकी जो पैदाइश है वो इंडिया में हुई थी, लेकिन इसकी हाई क्वालिफिकेशन के लिए इसको वापस भेज दिया गया था इंग्लैंड में। और वहीं पे ये बच्चा जो है ये पढ़ता रहा और फिर ये एक दिन कामयाब राइटर बना। तो इसकी वैनिटी फेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नावल है इसका, यानी कि काफ़ी मशहूर नावल है इसका वैनिटी फेयर। कम अज़ कम आपको उसका नाम ज़रूर याद होना चाहिए कि ये लिखा किसने था, चार्ल्स जॉन हफम डिकन्स। इसके 4 राइटर्स जो हैं, राइटिंग्स जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो है वेस्टमिंस्टर एबे में ये भी बंदा बैरिड है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसके भी 4 वर्क्स हम पढ़ने वाले हैं। ये जो बंदा है ये मशहूर है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। मोनोलॉग आपको पता होता है कि जिसमें एक ही बंदा बात कर रहा होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था एंशिएंट मैनर जो है उसमें भी जो एक बंदा तो वो अपनी कहानी किसी को सुना रहा होता है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो लास्ट डचेस है ये बहुत मशहूर है उसके हवाले से, ड्रामेटिक मोनोलॉग के हवाले से। आगे जी हमारे पास है मिखाइल योर्विच लर्मोटोव। इसका अ हीरो ऑफ आवर टाइम हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो रशिया का बंदा था कहीं ना कहीं इसका नाम नज़र आ जाएगा इसलिए मैंने डाल दिया। एंथनी ट्रॉलोप, इसकी भी हम डिटेल बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं। इसने 42 नावल्स लिखे थे, प्लेस भी लिखे, इसने एसेस भी लिखे। इसके हम जो है बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल है दैट इज़ बारचेस्टर टावर्स। ये इसका एक ख़याली जगह थी, फिक्शनल प्लेस थी, वहाँ पे ये जो था अपने नावल्स को प्रोड्यूस किया करता था, वहाँ पे इसकी सारी सेटिंग होती थी उन नावल्स की। ओके जी, शार्लेट ब्रॉन्टे, इसकी दोबारा से मैंने हिस्ट्री नहीं लिखी है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि 1618 में ये बंदी पैदा हुई थी। फिर 1818 में इसकी सिस्टर एमिली ब्रॉन्टे, फिर कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है ये जर्मनी का बंदा था और इसके जो ख़यालात थे वो जर्मनी में काबिल कबूल नहीं थे, तो एटलीस्ट घूमता फिरता ये फिर यूके में आके इसने अपना ली। तो इसने मार्क्सिज्म जो है ये इसका पेश किया था कंसेप्ट कि इसका ख्याल ये था कि जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, इकोनॉमिकल बॉडी जो है किसी भी गवर्नमेंट की, वो इस तरह की होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है जर्मनी इसके आइडियाज़ को नहीं पसंद किया होगा और इसको बैनिश कर दिया गया था। मेरी एन एवनस, मैंने इसका जो जॉर्ज एलियट नाम है वो नहीं लिखा ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे कि उसका जो पेन नेम है वो जॉर्ज एलियट था और उसका जो एक्चुअल नेम है मेरी एन एवनस था। और इस औरत ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की, बल्कि इसने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी, यानी कि स्पिंस्टर ही थी, लेकिन ये किसी और बंदे के साथ रहती थी। तो उस टाइम पे ये मतलब उस टाइम पे क्या किसी भी टाइम में ये एक बहुत ही ख़राब बात है। तो खैर इसने अपनी लाइफ ऐसे ही गुजारी। तो जॉर्ज एलियट जो है इसने अपना नेम चूज़ किया था ताकि अपने जो काम है उसको जो पब्लिश करवा सके। और उसके पीछे भी जॉर्ज एलियट जो नाम है इसने चूज़ जो नाम किया था उसकी भी एक रीज़न थी। असल में मेरी एन एवनस जिस पार्टनर के साथ रह रही थी उसका नाम था जॉर्ज हेनरी लुअस। तो उसका जो क्रिश्चियन नेम था वो ज़ाहिर है उसमें जॉर्ज आता था, तो जो जॉर्ज नाम उसने वहाँ से लिया। और एलियट नेम जो है ये उसको पसंद था कि चलो ज़रा हैवी नाम लगता है, इन दोनों को मिला के इसने रख लिया जॉर्ज एलियट।
तो क्योंकि उस टाइम पे एक ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर औरतें कुछ ना कुछ लिख भी रही हों ना, तो सब मतलब उनका जो उसके ऊपर औरत का नाम दे के उसको ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली उसको डाइट ले लिया जाता था कि ये कुछ इसमें इन्फीरियर चीज़ ही होगी, ये औरतें क्योंकि अच्छा लिख ही नहीं सकती हैं। और इवन का जो नावल है ना पमेला, उसके बारे में भी कुछ लोग मतलब ये माना करते थे कि ये किसी लड़की ने लिखा होगा, यानी कि इतना ये डेलिकेट सा नावल है। तो ये मतलब उस टाइम पे एक सहारा सिनेरियो था। तो मैरी एन एवनस जो है इसका हम पढ़ने वाले हैं एडम बीट, द मिल ऑन द फ्लॉस एंड लास्ट वन इज मिडल मार्च। और जॉन रस्किन, इसका हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नाम आपको नज़र आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड इन अ टेबल। वाल्टर वाइटमैन जो है लीव्स ऑफ ग्रास, ये काफ़ी इसका जो है एक नाम है इस राइटिंग का भी, लेकिन पीपीएससी के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास 1820s के जो लोग हैं। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात या बड़ी एक मतलब मज़े की बात, एक जोक समझ लें आप कि जैसे ही 19th सेंचुरी शुरू होती है 1801 या 17 से आप शुरू कर लें, 17 के लास्ट पे या जो इस 18 के मैंने शुरू से शुरू किया है, तो वो लोग जो थे वो जब विक्टोरियन एज शुरू हुई तो तब तक वो एज उस एज तक पहुंच चुके थे कि बंदा मैच्योर हो जाता है, कुछ लिखने के काबिल हो जाता है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि मतलब एक प्लानिंग समझ लें, गॉड गिफ्टेड प्लानिंग जो भी है, कि वो लोग जो 18 के शुरू में पैदा हुए, 1800 के स्टार्टिंग में पैदा हुए, उनको टाइम मिला कि वो विक्टोरियन पेज में लिख पाएँ। तो ये एक मतलब बड़ी मज़े की बात है कि हमें एक टाइमलाइन जो एक टेबल है हमारा वो बड़ा अच्छे से बन जाता है कि 1800 के शुरू से शुरू करते हैं, तो और वही राइटर जो है वो विक्टोरियन एज में हमारे जो राइटर्स के तौर पे वो लोग काम आएंगे। ओके जी, तो अच्छा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में या बहुत सी बुक्स में ना आपको सेंचुरी वाइज सिलेबस भी मिलेगा। 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी हम लोग तो पढ़ रहे हैं इसको एरा वाइज। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जॉनरा उसको डिवाइड किया जाता है सेंचुरी के हिसाब से। जैसे कि आप अगर 17 सेंचुरी को लेंगे तो उसमें 17 सेंचुरी के स्टार्ट में कौन सी एज थी, उसके दरमियान में कौन सी, 18 सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हो रहा था, 18 सेंचुरी के स्टार्ट में जो था न्यू क्लासिज्म जो था वो ख़त्म हो रहा था, और उसके लास्ट पे जो था वो रोमांटिसिज्म शुरू हो रहा था। इस तरह वो सेंचुरीज़ के हिसाब से भी चलते हैं। तो खैर अच्छा, इसके बाद जी है हाँ जी, एन ब्रोंटे हम देख चुके हैं, फाइडोर माइक्लोविच और डॉस्टोवेस्क जो भी नाम है। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड जो है इसका यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल है। और डबर बीच है हाँ जी मैथ्यू आर्नल्ड का, ये क्रिटिक भी रहा है और इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो बुक्स में शामिल भी है और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल है। तो उसके बाद गैब्रियल चार्ल्स डांटे रोजेटी जूनियर, ठीक है, इसका जो एक्चुअल नेम था वो डांटे रोजेटी था, गैब्रियल चार्ल्स डांटे रोजेटी। तो इसने जो अपने नाम के साथ जो था डांटे जूनियर लगाया था, क्योंकि ये डांटे जो था, जो दांते जिसको उर्दू में कहते हैं, उससे जो काफ़ी इम्प्रेस था, काफ़ी इन्फ्लुएंस था, तो लिहाजा इसने उससे काफ़ी असर लिया और अपने नाम के साथ इसने एहतरामन जो था जूनियर लगाना शुरू कर दिया था कि मतलब वो सीनियर और मैं जूनियर हूँ, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये जो है ये बंदा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने को जो प्री फ्लाइट जो एक मूवमेंट थी उसको शुरू करने के लिए या उसका जो पायनियर है उसका सेहरा जो है इस बंदे के सर पे जाता है। हेनरिक जॉन इब्सन बहुत इंपॉर्टेंट बंदा, इसकी 3 राइटिंग्स हम करने वाले हैं। और ये हैटा गैब्लर जो इसने लिखी थी, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जिसकी हैटा गैब्लर है डॉल्स हाउस और पीर गाइंड जो है, ये इसकी जो राइटिंग्स हैं ये हैं तो विक्टोरियन पीरियड की, लेकिन उसका जो स्टाइल है वो मॉडर्न है, तो हम इनको मॉडर्न में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी इसको मॉडर्न में ही लेके जाएँ। उसके बाद हाँ जी अडोल्फ टेन बंदा है, ये को फाउंडर ऑफ क्यूबिज्म है। आपको पता है कि उस टाइम पे काफ़ी सारे जो लिटरेरी मूवमेंट्स थी, लिटरेरी थीरीज थी, वो शुरू हो चुकी थी, तो उसमें इस बंदे का काफ़ी नाम आता है। ठीक है, तो उसमें हम इसको देखेंगे। राइटिंग इसकी हम लोग को नहीं देखनी है। उसके बाद हमारे पास क्रिस्टियाना और जॉर्जिना रोजेटी, ये उसकी सिस्टर थी। और गॉबलिन मार्केट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे ओके जी, नेक्स्ट एमिली डिकिंसन है,
अगर कोई पूछा जाए कि मॉडर्निज्म की मदर कौन है, दैट इज़ कॉल्ड एमिली। तो इसकी डेट ऑफ डेथ जो है 1886 है, लेकिन इसने जो वो किया, जो इसने इन्फ्लुएंस छोड़ा, वो मॉडर्निज्म की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो विक्टोरियन एज है वो खुद बजाते खुद एक अर्ली एज ऑफ मॉडर्निज्म थी, क्योंकि लोग जो थे वो अपने बारे में जान रहे थे, अपने बारे में बयान करना चाहते थे। बल्कि एक्चुअली अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो जो रेनेसांस है ना, बहुत से जो हिस्टोरियंस हैं वो रेनेसांस को ही मॉडर्न एज में काउंट करते हैं। ठीक है, जो सारा टाइम था एलिज़ाबेथ से लेके, इस सब को अर्ली मॉडर्न एज माना जाता है। तो लेकिन हम उसकी फिर मज़ीद जो है वो क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं। तो यानी कि अब लोग जो थे, जब से हेनरी 8 ने चर्च को तोड़ा था, तो चर्च को तोड़ना ही जो समझें कि एक कदम था मॉडर्निज़म की तरफ। यानी कि लोग जो थे वो मज़हब की जो गलत किस्म की ज़ंजीरें उनके पैरों में पड़ी हुई थी, उनको तोड़ के अब वो अपने आप को पहचानने की तरफ जा रहे थे। विलियम मॉरिस है, ये एक डिज़ाइनर था। इसके जो डिज़ाइन है वो आज तक कॉपी किए जाते हैं। जो उसका स्टाइल था, बड़ी बड़ी इसने वो प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस कह रही हूँ, कपड़े के ऊपर जो प्रेस जो डिज़ाइन वगैरह नज़र आते हैं वो इसने बनाए हुए थे। सेट बनाए हुए थे, कोई आई थिंक 10 किस्म के सेट होते थे। उनको एक ख़ास स्केच के साथ, एक ख़ास तरतीब के साथ वो कपड़ों के ऊपर प्रिंट करता था, और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन बनते थे। तो उसी यानी कि आर्ट का जो स्टाइल था उसी को इसने लेके अपनी राइटिंग्स में शामिल किया था। तो न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर नाम पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। द वॉल एट द वर्ल्ड्स एंड, तो दोनों इसकी जो राइटिंग्स हैं, इफ़ यू हैव एट टाइम प्लीज़ चेज देम। बेशक इसकी हाली समरी ही देख लें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्योंकि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आज अल्जर्नन चार्ल्स स्वाइनबर्न जो है, सॉन्ग्स बिफोर सनराइज, ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंस बंदा रहा। ओके जी, थॉमस हार्डी, ये मतलब हमारे सिलेबस में शामिल है, हर बंदा इसके बारे में जानता है। तो ये भी एक ट्रांजिशनल राइटर है। ट्रांजिशनल यानी कि 1928 में इसकी डेथ हुई थी। तो इसने विक्टोरियन एज में लिखना शुरू किया था, लेकिन इसकी जो राइटिंग में आपको इफेक्ट नज़र आएगा वो आपको दोनों का नज़र आएगा। यानी कि ये रियलिस्ट था, विक्टोरियन एज में भी लिखता रहा और मॉडर्न एज में भी लिखता रहा। इसके बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बड़े मज़े की बात है वो ये है कि जो उसका हार्ट है वो कहीं और दफन है, और जो इसकी डॉर्सेट में है, और जो इसकी एशेज़ हैं या जिसको बॉडी है वो एबे में है। तो उसकी जो एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ये बताई जाती है कि जब इसकी डेथ हुई थी तो उसका जो पोस्टमार्टम हो रहा था, या तो उसका जो दिल था वो निकाल कर उन्होंने बाहर रखा हुआ था। एंड माइट बी वेरी पॉसिबल कि जो कैट थी वहाँ पे उसने उसको खा लिया। तो लिहाजा जो इसका दिल था वो, मतलब ये एक मिथ है या हकीकत है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था। तो उस बिल्ली में थी, फिर इसके दिल को इसकी जिनके डॉर्सेट में दफन कर दिया गया था। जो इसकी एशेज़ थी वो एबे भेज दी गई थी, ताकि दोनों जगहों पे इसका जो इन्फ्लुएंस है वो रहे। ये एक पोइट भी था, नॉवलिस्ट भी था और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था। उसके बाद हेनरी जेम्स ओएम। तो ओएम जो है ये एक पॉलिटिकल इनका एक स्टेटस होता था। और जी नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट ल्यूइस बाल्फोर स्टीवनसन। रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवनसन इसका जो नाम है वो इस तरह से लिया जा सकता है। इसकी हमने 3 राइटिंग्स करनी है। इसकी जो राइटिंग है ये मॉडर्निज़म में तो नहीं आती हैं, लेकिन इसमें मॉडर्न के एलिमेंट नज़र आएंगे आपको। तो काफ़ी एक ज़रा हट की इसकी स्टोरीज़ हैं। स्कॉटलैंड का बंदा था ये। उसके बाद है हमारे पास मॉपेसेंट, ये फ्रांस का बंदा था। इसकी सिर्फ एक राइटिंग हम करेंगे, द नेकलेस। ये वो राइटिंग है जो हम लोगों ने अपने कॉलेजेस में पढ़ी हुई थी, जो उसकी नेकलेस होता है और वो पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। इज़ाबेला ऑगस्टा जो है ये लेडी ग्रेगरी इसको कहा जाता है। ग्रेगरी जो है इसके हस्बैंड का नेम से लिया गया है। एक्चुअली इसका नाम पर्सी था। नी का मतलब होता है जो पैदाइशी नाम होता है। तो ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न एज में जाके इसका जिक्र पढ़ेंगे। अभी हमने इसका कोई वर्क नहीं पढ़ना। ये एबे थिएटर का नाम आपने सुना होगा, ये उसकी को फाउंडर रही है ये बंदी जो है, ठीक है। उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और हैप्पी प्रिंस। इसकी 2 राइटिंग्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
और इसको भी जो है मॉडर्न एज में भी काउंट किया जाता है और विक्टोरियन एज में भी काउंट किया जाता है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इसको शॉ नहीं कहना हमने, शॉ, क्योंकि एंड पे डब्ल्यू है और जब डब्ल्यू आएगा तो होंठ गोल हो जाएंगे। इसकी हम 2 राइटिंग्स पढ़ेंगे, मैन एंड सुपरमैन एंड पिग्मेलियन। उसके बाद जोसेफ कॉनराड की जो राइटिंग्स हैं ये भी इंशाल्लाह हम मॉडर्न टाइम में जाके पढ़ेंगे। बायोग्राफीज इनकी मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रांजिशनल राइटर्स हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइम पर लिखना शुरू किया था। ठीक है, लिखना शुरू किया था विक्टोरियन एज में, लेकिन जो इफेक्ट है वो मॉडर्न का नज़र आएगा आपको। तो लॉर्ड जेम्स की हम पढ़ेंगे एंड हार्ट ऑफ द डार्कनेस। उसके बाद सर आर्थर इग्नेटियस, ये स्पेलिंग गलत हो गए हैं, डॉयल जो है ये भी ट्रांजिशन राइटर था। तो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो शर्लॉक होम का नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जासूसी वगैरह के चक्करों में, तो ये बंदा जो है ये उसका क्रिएटर था। उसके बाद 1960s के जो लोग हैं ये भी तकरीबन सारे राइटर्स जो हैं ये मॉडर्न एज में हम जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैंने ऐड कर दी क्योंकि मैंने इस एज में काम शुरू किया था। तो हमारे पास सर जेम्स मैथ्यू बैरी जो है ये भी OM, और इसने पीटर पैन आप लोगों ने सुना होगा, अडेप्टेशंस हैं हमारे पास कार्टून्स की शक्ल में। तो इस बंदे ने उस पर काम किया था, उसका कैरेक्टर इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड शेगाव है, ये भी ट्रांजिशन राइटर है। इसकी हम सिर्फ एक राइटिंग पढ़ेंगे, दैट इज़ द चेरी ऑर्चर्ड। पुष्किन प्राइज़ इसका एक रशिया में प्राइज़ होता है, उसको ये मिला हुआ था। यानी कि जैसे इनके होते हैं ना, जैसे हमारे कोई ना कोई अपने कौमी कोई ना कोई प्राइजेस होते हैं, तो उसको भी अपना एक कौमी प्राइज़ मिला हुआ है, पुष्किन प्राइज़। रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ठाकुर से ये टैगोर बना है। तो इसकी भी जो राइटिंग्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन हम कोई भी नहीं पढ़ रहे। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ हम इसकी कोई राइटिंग इधर नहीं कर रहे हैं। विलियम बटलर रीड्स द सेकंड कमिंग, वी विल लर्न दिस पोएम इन मॉडर्न एज, all of the rest poem, all of the rest writings from all of the writers that are coming next, just like Kipling, Wells, Potter and Galsworthy, we will learn about them in modern age। ठीक है, टाइम मशीन है, द इनविजिबल मैन है। ये जो टाइम मशीन का क्रिएटर जो है, इसकी जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी वो इसके जॉर्ज वेल्स के स्पूर जाती है, जो कि आजकल हमें हर दूसरी मूवी में नज़र आ रही होती है। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग का हमने सिर्फ कोई राइटिंग नहीं पढ़नी इसकी हमने, लेकिन इसका ये बताना चाहिए कि ये वो बंदा है जो कि इंडिया में था, इंडिया में इसकी पैदाइश हुई, और इसने द जंगल बुक जो है इसने लिखी थी। उस टाइम पे ऐसा मतलब एक थ्योरी पेश की जाती कि लोगों को एक ऐसा इंसान मिला था जो कि भेड़ियों की तरह या जानवरों की तरह रहता था। तो उसके बारे में जब काफ़ी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये बंदा छोटे होते ही ये जानवरों में रहा पूरी ज़िंदगी, तो अब जो है ये इंसानों की तरह जो है बिहेव नहीं कर सकता। तो उसको देख के इसने द जंगल बुक जो है ये एक बुक लिखी थी। एक्चुअली में ये बुक बड़ी छोटी सी है, मैंने ये सारी पढ़ी हुई है। तो लेकिन जो आपको मोगली वाले कार्टून नज़र आते हैं ना, उसमें काफ़ी सारी अडेप्टेशंस हैं, यानी कि काफ़ी सारी उन्होंने एडिटिंग की हुई हैं, और यानी कि एक्चुअल स्टोरीज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो भी उन्होंने सारे मर्ज किए हुए हैं, तो काफ़ी कुछ उन्होंने चेंजिंग की है इसकी। तो वाइट मैंस बर्डन ये एक समझ लें कि सटायर है। आपको पता है कि जो अंग्रेज़ थे वो ये समझते थे कि उन पर एक बाइबल बुक जो है उसके थ्रू, या जो जीसस के थ्रू, या क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट जो है उनके थ्रू उन पर एक जिम्मेदारी डाली गई है कि उन्होंने पूरी दुनिया की इस्लाह करनी है। जैसे मतलब बीइंग मुस्लिम हम ज़ाहिर है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमसे अमर मारूफ नहीं उनका काफ़ी जो है पूछा जाएगा। तो ये लोग जो थे इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए वही काम किया जो इन लोगों के क्लर्जीमैन करते रहे थे ना, वही काम इन्होंने शुरू किया। मज़हब का लबादा ओढ़ा और लोगों को कहना शुरू किया कि ये बाइबल ने हम पे जिम्मेदार डाली है कि हमने पूरी दुनिया की इस्लाह करनी है। हालांकि इसके पीछे इनका अपना पॉलिटिकल जो था वो पॉलिटिकल व्यूज़ थे इनके। और उसके अलावा जो है हेलन बेट्रिक्स पॉटर, जो पैटर रैबिट जो है उसकी जो क्रिएटर है वो बंदा है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम टाइम लाइन विक्टोरियन एम्पायर को हम देख लेते हैं। विक्टोरिया की
पैदा कब हुई, रिफॉर्म एक्ट जो था, और स्लेवरी एबोलाइज्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1833 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करते कराते 1838 जो है ये हुआ था, और तकरीबन 8 लाख जो ग़ुलाम थे नेग्रो, उनको आज़ाद किया गया था। द पेनी पोस्ट इम्प्लीमेंट, ये पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। उससे पहले जो था यानी कि लोग जो थे कम्युनिकेशन के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता था, बल्कि आमतौर पे तो जो रिसीवर होता था उसको खर्चा पड़ जाता था, वो बेचारा फिर पैसा ज़्यादा लगने की वजह से वो इनकार करता था कि भाई मुझे मैसेज नहीं चाहिए। तो लिहाजा इस बर्डन को ख़त्म करने के लिए पेनी पोस्ट यानी कि पर पोस्ट जो था आपको 1 पेनी पे करना पड़ता था। तो एक बहुत अच्छा काम था जिसकी वजह से लोगों ने जो था काफ़ी सारा लोगों पे वो कम्युनिकेशन में, कॉरेस्पॉन्डिंग में लोगों को सहूलत मिली थी। आयरिश पोटैटो फेमाइन है जो कि आयरलैंड में शुरू हुआ था, यानी कि आलू ख़त्म हो गए थे। द ग्रेट एग्जीबिशन जो था ये भी उसमें हुआ था, इसमें काफ़ी सारी जो पेंटिंग्स वगैरह थी वो शो ऑफ करवाई गई थी, यानी कि लोग जो थे वो आहिस्ता आ रहे थे पढ़ने लिखने की तरफ, तो उसी में ये एक चीज़ भी शामिल थी, द ग्रेट एग्जीबिशन। उसके बाद 1857 में जो दोबारा सगीर में जंग आज़ादी का जो मामला शुरू हुआ, 1857 में ये सब कुछ, तो ये 1859 में डार्विन जो है उसने अपनी थ्योरी पेश की थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, तो उसमें उसने एक थ्योरी पेश की थी। आजकल के टाइम पे जो बहुत से लोग हैं मुझे समझते हैं कि जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो शायद एक वो है प्रूफ्ड रियलिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका ये ख्याल था, चूँकि ये मज़हब से दूर बंदा था, मज़हब को ये नहीं मानता था, तो इसको ये लगता था, ज़ाहिर जब आप खुदा को नहीं मानेंगे, जब आप किसी लॉर्ड को नहीं मानेंगे, तो फिर आप ये तो ज़रूर सोचेंगे कि मुझे पैदा किसने किया है। तो उसको करते कराते फिर इसका ये ख्याल, इसको ये थ्योरी ज़हन में आई कि मतलब ज़ाहिर है इसने जो भी इसकी थिंकिंग थी उसको उसने ये मानना शुरू किया कि इंसान जो है वो यूनिसेलुलर से इतने बड़े जानदार में तब्दील हो गया। तो यानी कि इसमें इन्होंने काफ़ी करोड़ों साल का जो है एक अरसा लगाया हुआ है, कितने साल लगे थे तब इंसान कहीं जाके इस स्टेज पर पहुंचा था। तो ये एक थ्योरी है, इसको अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया है, और ये ख़ुद अपनी बुक में कहता रहा कि ये एक थ्योरी है, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। जबकि आजकल के टाइम पे जो हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ख़ुद को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए इस थ्योरी को हकीकत बनाने पे तुले हुए हैं। वो कहते हैं कि डार्विन ने जो कहा था वो ठीक है, हालांकि वो बंदा खुद तरले करते कह के गया है कि ये एक थ्योरी है, इसको हकीकत नहीं मानना आप लोगों ने। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पे एक गामदी साहब का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग उनको फ़ैन भी हों। तो मैंने उनकी कुछ मतलब सुनी थी, वो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत था। वो ज़बरदस्ती जो है कुरान पाक की आयत को तोड़ मोड़ के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक में भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मौजूद है, यानी कि इंसान जो है बंदर से या यूनिसेलुलर से इंसान इस कंडीशन में आया है। ठीक है, तो काइंडली और ज़रा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है जी स्विस कैनाल जो है ये ओपन की गई थी, और ये फ्रांस वगैरह के जो लोग हैं उन लोगों ने इसको शुरू किया था अपने पर्सनल गेन के लिए, और अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जो है इसकी एक वैल्यू बढ़ चुकी है आज के टाइम पे भी। उसके बाद जी है 1877 में जो इंडिया बरसगीर पूरे का पूरा जो था वो अंडर कंट्रोल चला गया था ब्रिटिश एम्पायर के। तो उस टाइम पे जो विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया, वो इंडिया की भी मलका बन गई थी। उसके बाद जी 10 साल के छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी, और 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है। उसके बाद जी हमारे पास क्वीन के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट सा देख ले कि 18 साल की एज में ये बंदी जो है तख्त संभाला इसने। इसका जो बाप था किंग विलियम IV, उसकी डेथ के बाद, और इसने जो था इसके टाइम पे यानी कि इससे पहले ये काम शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये बंदी आई तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो पहले से ज़्यादा जो था उसको फ़रोग मिला, और ब्रिटिश एम्पायर जो है वो अपनी पीक की तरफ जा रहा था। तो एक्चुअल पीक में जब वो गया था वो तब गया था जब 1919 में इसने बरस जो सल्तनत उस्मानिया के भी कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था। उस टाइम पे जब अपनी पीक पे था, ठीक है, 5
जो एम्पायर्स थे वो इन लोगों ने, सॉरी 5 पर जो कंटिनेंट थे वो इन लोगों के अंडर चले गए थे, ब्रिटिश एम्पायर के। उसके बाद है जी हमारे पास विक्टोरियन सोसाइटी। उस टाइम पे जो सोसाइटी थी उसमें क्या हो रहा था, लोग जो थे वो 3 क्लासेस में डिवाइड हो चुके थे। एक तो एरिस्टोक्रेटिक थी, मिडल थे और वर्किंग क्लास थी। तो उस टाइम पे हो ये रहा था कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो रही थी और वर्किंग क्लास जो थी वो गरीब से गरीब हो रही थी, जो कि आजकल की कंडीशन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो उस टाइम पे जो जेंडर रोल था वो ये था कि औरतें जो थी वो मतलब घरेलू जिम्मेदारी की तरफ ही उनको समझा जा रहा था, और जो आदमी हैं वो क्या थे, हेड थे, और वो जो थे डोमिनेंट थे, ठीक है। तो कहीं जाके औरतों को हक मिला था वोट डालने का। तो इस हवाले से देखा जाए तो इस्लाम ने हमेशा औरतों को वोट डालने का हक दिया है। ओके जी। मोरालिटी एंड वैल्यूज़ इस टाइम पे जो थी यानी कि पिटी थी, टेम्परेंस था, रिस्पेक्टेबिलिटी, और यानी कि लोग जो थे अल्कोहल जो थी और जो प्रोस्टिट्यूशन जो था इस सब के तब भी खिलाफ थे। फैमिली लाइफ जो थी ज़ाहिर है उसमें तो एक अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर था, लेकिन अब ज़ाहिर वो चेंज हो चुका है। एजुकेशन और उनका जो कल्चर था वो स्कूलिंग जो थी वो कंपलसरी होती जा रही थी, और इसमें जो हमें नज़र आएंगे डिकन्स और डार्विन, ठीक है, इन्होंने काफ़ी रोल अदा किया था लोगों को एजुकेट करने के। यानी कि जो डिकन्स है इसमें तो स्पेशली बच्चों के लिए लिखा था। कॉलोनाइजेशन भी हो रही थी और इम्परलाइजेशन भी अपने अरूज पर थी, ठीक है। आजकल जो मतलब पूरी दुनिया पे अपने रूल जमाने वाले जो लोग हैं, तो उन लोगों ने एक ऐसा टाइम भी था कि उन लोगों ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी, कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश की थी, एंड वी हैव सफर्ड इट वेरी बिटरली। ओके जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उस टाइम पे शुरू हुआ, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आई थी। यानी कि जो फैक्ट्रीज थी वो धड़ाधड़ लग रही थी, और कुछ लोगों को न्यू जॉब्स मिल रही थी और कुछ लोगों को नहीं भी मिल रही थी। तो इसके अलावा लोग जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ जा रहे थे। जैसे कि आज भी आप देख लें कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में करने में जाते हैं। तो उस टाइम पे जो लोग थे वो भी जाना शुरू हो गए थे शहरों की तरफ। तो फैक्ट्रीज जो थी, स्टीम इंजन, ये सब कुछ वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो जिससे उनकी जो लाइफ थी टोटली वो चेंज हो रही थी। हाँ, उस टाइम पे जो इन्वेंशंस हुई थी, पीपीएस सारा आपसे इन्वेंशंस के बारे में तो नहीं पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है। तो कुछ जो वहाँ पे इन्वेंशंस हुई थी एक नज़र देख लीजिएगा। ये थॉमस 8 नंबर पे नज़र आ रहा है आपको, एडिसन, यानी कि ये ज़ाहिर एक कॉमन सी चीज़ है। तो थॉमस एडिसन जो है इसने 999 फील्ड अटैम्प्ट्स के बाद जो 1000th जो अटैम्प्ट थी वो उसकी सक्सेसफुल रही थी। टेलीफोन इस टाइम पे है, फोनोग्राफ है, टाइपराइटर है, डायनामिट, ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे आ रही थी हमारे सामने। रेडियो भी इसी टाइम में हुआ, और रेफ्रिजरेटर जो है, और एयरप्लेन, काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम पे आई थी। स्विंग मशीन भी इस टाइम पे आई थी, एक्सरे मशीन भी थी, बैटरी जो है, ये चीज़ें ये नहीं कि इससे पहले मौजूद ही नहीं थी, मौजूद थी, लेकिन वो जो थी अपनी पहले से बेहतर शक्ल में सामने नज़र आ रही थी हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास कुछ मैंने ऐड किया था, यानी कि आज का जो सोशल मीडिया है उसमें ओल्डेस्ट वीडियो जो है वो भी विक्टोरियन एज की नज़र आएगी आपको, ओल्डेस्ट पिक्चर भी विक्टोरियन एज में नज़र आएगी, और ओल्डेस्ट कलर पिक्चर है वो भी आपको विक्टोरियन एज में नज़र आएगी, एंड इट इज़ मच इम्प्रेसिव, मच इंटरेस्टिंग। ओलंपिक्स जो थे वो भी इस टाइम पे शुरू हुए थे। ओलंपिक्स जो थे एक्चुअली वो 776 बिफोर क्राइस्ट से लेके 393 बिफोर क्राइस्ट तक चलते रहे। इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो रोम था सारे के सारा, आपको पता है कि वो ग्रीस जो था वो सारे के सारा रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया था। तो उन्होंने फिर इसको काफ़ी देर तो रोमन एम्पायर जो था वो इसको चलाता रहा, लेकिन एटलीस्ट फिर इसको अबैंडन कर दिया गया, और फिर 1894 AD में इसको रिज़म किया गया, और यानी कि इस पर दोबारा काम शुरू किया गया, और फिर 96 में 2 साल का टाइम लेके इसको सारा सेटअप किया गया, और फिर एक्चुअली जो थी इसकी खेलें शुरू करवा दी गई, और अभी तक शुरू हैं, ठीक है। ओके जी। तो ये वाला जो टाइम है 1799, ये हम पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था और अमेरिका भी आज़ाद हुआ था।
तो नेपालिक वार्स जो थी, यानी कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके साथ ही जो था नेपोलियन जो है उसने अपनी कंट्री को दोबारा से जो था एक एम्परर बनाने की एम्पायर बनाने की कोशिश की और काफ़ी सारी जगहों पे हुकूमत करता रहा, यानी कि इसने कॉलोनाइजेशन भी शुरू की थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वार है, और रेवोल्यूशन ऑफ 1848। इस 1848 की रेवोल्यूशन जो थी इसमें काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने अपनी कॉलोनाइजेशन से जान छुड़वा ली थी, और इसी में एक हमारे पास आएगा इटली भी आएगा उसी में, ठीक है। ओपियम वार जो थी, यानी कि अफ्यून के बारे में जो थी। अच्छा जी, एमनिसिपेशन ऑफ द नेग्रो, ये क्या चीज़ थी इस टाइम पे? जो हमने पढ़ा कि अब्राहम लिंकन जो है उसने एक रूल पास किया था। उस रूल में ये कहा गया था कि कोई भी जो नेग्रो है वो गुलाम नहीं रहेगा, सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो यानी कि पहले तो ब्रिटिश जो हुकूमत ने उसने भी ये डिक्लेयर कर दिया था, तो अब जो यूएस की गवर्नमेंट थी, अब्राहम लिंकन, उसने भी ऐलान किया था कि अब हर बंदा जो है वो आज़ाद होगा, यानी कि कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकेगा। और इस थीम को लेके, इमेंसिपेशन को लेके कोई मूवीज़ भी काफ़ी सारी बन चुकी हैं। हाँ जी, इस टाइम पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स जो थे, नेपोलियन है, अब्राहम चार्ल्स डार्विन, विलियम एबर्ट गॉल्डस्टोन और कार्ल मार्क्स। उसके बाद लिटरेचर जो था इस टाइम पे, जो टाइम पीरियड है ये एज ऑफ नावल कहलाता है। इस टाइम पे हमें, और इसमें जो आपको नज़र आएगा वो ये था कि लोग जो थे, जो कुछ उस टाइम पे हो रहा था उसी को एज इट इज़ पेश कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इमोशंस और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो कुछ है उसको एज इट इज़ पेश कर दिया जाए। अच्छा, न्यू क्लासिसिज्म और इसमें क्या फ़र्क था? वो लोग जो थे, जो भी चीज़ होती थी उस पर स्टायर करके लिखा करते थे, उसको बड़ा हाइपरबोल करके बयान करते थे, और बड़ा एक रख रखाव का स्टाइल बड़ा होता था उनका, यानी कि बड़ा मतलब हमने एक तरीके से बात करनी है। जबकि ये लोग जो थे सादा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, और जो भी था उसको एक लेमैन लैंग्वेज में लोगों के सामने रख रहे थे। न्यू क्लासिसिज्म के जो लोग थे वो एक बड़ा पीक पे जाके लिखा करते थे, बड़ी हाईली क्वालिफाई लैंग्वेज और वो टर्म्स और वो डिक्शन होती थी उनकी, जबकि ये लोग जो थे ये सादा वे में लिख रहे थे, ठीक है। रियलिज़म एंड सोशल क्रिटिक, यानी कि रियलिज़म तो आपको पता है कि इस टाइम पे रियलिज़म ही था इस टाइम पे, ठीक है। और गॉथिक एंड सेंसेशन फिक्शन थी, यानी कि जो कि पिछले टाइम पे शुरू हुआ था वो अब यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। पोइट्री जो थी इस टाइम पे आपको ड्रामेटिक, मोनोलॉग और नैरेटिव पोइट्री आपको नज़र आएगी इस टाइम पे। और चिल्ड्रंस लिटरेचर जो था उसका जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो डाला था चार्ल्स डिकेंस ने। इसके अलावा भी पीटर पैन आप लोगों ने पढ़ा, पेट रैबिट आप लोगों ने पढ़ा। तो ये जो हैं ये स्टोरीज़ इस टाइम पे स्पेशली स्टूडेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए काफ़ी सारा सिलेबस लिखा जा रहा था। काइंडली इनके नाम याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है जी सीरियल पब्लिकेशन इस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। इनके लोग जो कहानियाँ थी वो किस्तवार जो थी वो शाया हुआ करती थी, तो उससे जो है सस्पेंस काफ़ी ज़्यादा जो था वो लोगों में क्रिएट हो जाता था, यानी कि ज़ाहिर है लंबी लंबी कहानियाँ हुआ करती थी। तो चिल्ड्रन लिटरेचर जो था इसमें क्या था कि बच्चों को सिखाने के लिए बड़ा कुछ लिखा जा रहा था, फेरी टेल्स थी, और बच्चों को लिखने पढ़ने की तरफ मतलब एंगेज करने के लिए तो बुक्स जो थी वो प्रोड्यूस की जा रही थी। उसके बाद जो है अ क्रिसमस कैरल एंड ओलिवर ट्विस्ट, ये भी जो है इसी हिस्से का इसी की एक कड़ी है। ओके जी, तो इसमें जो लिटरली मोमेंट्स हैं ये सारे के सारे मोमेंट्स हैं, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन सबको हम एक दफ़ा देख लें, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह लास्ट पे रखेंगे जब सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा विक्टोरियन एज का, ताकि आप लोग इसको बाद में जब टर्म्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी यानी कि आसान हो जाएंगे, फिर हम इसकी तरफ आएंगे। उसके बाद ये हमारे पास गोल्डन एज जो है, ये गोल्डन एज ऑफ नावल इसको कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो नावल था सबसे फोकस उसी पे किया जा रहा था। इसमें जो थीम्स थी, पॉवर्टी थी, इनजस्टिस एंड सोशल अनरेस्ट जो था उस टाइम पे हो रहा था उसको प्रेजेंट किया जा रहा था। सिविलाइजेशन नॉवल्स थे, सोशल कमेंट्री, माशरे में जो कुछ भी हो रहा था उसको एज इट इज़ उठा के पेश किया जा रहा था। मोरल लेसन दिए जा रहे थे कि अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये होगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसमें जो कैरेक्टर्स थे उनको ज़रा काफ़ी शॉर्प तरीके से, डेप्थ तरीके से उनको पेश किया जा रहा था, यानी कि लोगों को
सिखाने के लिए। रियलिज्म था, सिंबॉलिज्म थी, नैरेटिव टेक्निक्स थी, और यानी कि फ्लैशबैक्स इसमें दिखाए जा रहे हैं, ये हुआ पुराने ज़माने में ये हुआ। तो सेंस ऑफ प्लेस है इसमें। तो लोग जो थे उनको जो सेटिंग होती थी उसकी डिटेल्स बड़ी प्रोवाइड की जाती थी। यानी कि आप किसी गली में जा रहे हैं, किसी जगह पर रह रहे हैं, तो उसकी सारी जो सीनरी होती थी वो साथ में चल रही होती थी। लेंथी प्रोसेस हम जानते हैं कि सिविलाइजेशन होगी तो लेंथी तो होगी। ओके जी। उसके बाद लिटरेरी करेक्टरिस्टिक जो थे, नेचर जो थी उसको हार्श एंड क्रूअल समझा जा रहा था, जो कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव वगैरह में आपको अ टेल ऑफ टू सिटीजन सब में चीज़ें नज़र आएंगी आपको। तो रोमांटिक पीरियड के लास्ट पे ही विक्टोरियन एज के जो लोग थे उन्होंने रियलिज़म पे काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि लोग जो थे बहुत जल्द फेड अप हो गए थे इमोशन से, यूँ समझ लें। और हाँ जी, जो रियलिज़म था उस पर ज़्यादा फोकस हो गया था लोगों का। किताबें जो थी सारा चीप हो गई थी, और स्टाइल जो था वो ख़त्म हो चुका था न्यूक्लियस इमेज का। तो क्लिफ हैंगर एक टेक्निक आगे आएगी, वो मैं आपको बता देती हूँ वो क्या होती थी। हाँ जी, तो इस टाइम पे जो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि लोगों ने रिलीजन और साइंस को अलग अलग कर लिया था। यानी कि पहले जो थोड़ा रिलीजन था वो समझता था कि एक्सपेरिमेंट्स या इन सब चीज़ों पे गौर व फिक्र करना, ये सब तो मतलब एक जो कुछ बाइबल चूँकि उनकी बाइबल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी, तो उस बाइबल में उन लोगों ने साइंस के अगर कुछ पॉइंट्स थे भी या जिस भी तरीके से थे वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुके थे, एडिटिंग बड़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो लिहाजा जब सारे का सारा फोकस था वो ये था कि रूल्स पे, कि मैरिज के रूल चेंज हो चुके हैं, विरासत के रूल जो थे या अपने गवर्नमेंट वगैरह सब के रूल चेंज हो चुके थे। साइंस तो रिलीजन में कुछ कहीं रही नहीं थी। तो अब जब लोगों के सामने साइंस और रिलीजन जो थी वो आई थी, तो अब लोग परेशान थे कि डार्विन की थ्योरी को चूज़ करें या फिर रिलीजन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान माने। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जो लोगों ने उस टाइम पे फेस किया, एंड इवन टुडे वी आर फेसिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। फोकस ऑन यूटिलिटेरियज़म, इसमें क्या होता था कि ये समझा जाता था कि आपको खुशी देनी है और खुशी देने के लिए जो मेजॉरिटी है उसको देखना चाहिए। यानी कि जो काम मेजॉरिटी के लिए खुशी का बायस बनेगा उसको ले लेना चाहिए, और जो काम उनको प्लेयर नहीं दे रहा, उनको खुश नहीं कर रहा, तो यूटिलिटेरियज़म का ये प्रॉब्लम ये नहीं मतलब होता कि किसी चीज़ को यूज़ करना, इसका मतलब ये भी होता है कि हैप्पीनेस। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों के फ़ायदे के लिए या उनके एडवांटेज के लिए जो काम वो काम करना चाहिए जो लोगों को ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे। तो इसमें ये नुकसान हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ज़्यादा लोग एक गलत रास्ते पे चल पड़े, तो क्या अब हम गलत रास्ते पे चलने वाले को चूज़ करेंगे? तो इस थ्योरी को यानी एक फ़िलासफ़ी थी जिसको यूज़ किया गया था लिटरेचर में भी। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें चार्ल्स डिकेंस की एक मिसाल मिलती है, हार्ड टाइम्स। तो इसकी राइटिंग में ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि अगर आप बिल्कुल भी उस चीज़ के पीछे जाएंगे कि आप बिल्कुल ही इमोशंस को बिल्कुल ही छोड़ देंगे और सिर्फ वो करेंगे जो फैक्ट्स पे बेस है, जिससे आपको खुशी मिल रही है, तो उससे भी काफ़ी सारे नुकसान हो जाएंगे। और इस स्टोरी में हार्ड टाइम्स में भी हमें ये चीज़ दिखाई गई थी कि वो लोग जो बिल्कुल ही फैक्ट्स पर चलते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते, बिल्कुल भी सोच समझ के फैसला नहीं करते हैं, और यानी कि उनके दिल में भी दिमाग ही चलता है, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो फैमिली थी वो काफ़ी सफ़र करती है। उसके बाद हमारे पास क्लिफ हैंगर एक जो टेक्निक होती है, डिवाइस होती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता था कि जो राइटिंग होती थी, स्पेशली जो नॉवेल्स होते थे, उनको एक ऐसे एंड पे ला कर छोड़ा जाता था कि जो रीडर्स होते थे वो मजबूर हो जाते थे, वो इंतज़ार करते रहते नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो ऐसा मतलब एक माना जाता है कि ये जो टेक्निक है ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, अलिफ लैला, जिसको अरेबियन नाइट्स भी कहा जाता है और इसको 1001 नाइट भी कहा जाता है। तो ये जो टेक्निक है ये वहाँ से ली गई थी, क्योंकि वो जो थी जो शहरजाद जो लड़की थी वो क्या करती थी कि बादशाह को कहानी सुनाती थी और उसको एक ऐसे एंड पे ला कर छोड़ देती थी कि बादशाह था वो कहानी का बड़ा शौकीन था, तो वो क्यूरियस होता था कि नेक्स्ट इस स्टोरी में क्या होगा, और वो हर रात जो था वो अपना इरादा उसको कत्ल करने का मुलतवी कर देता था। तो इसी टेक्निक को जो चार्ल्स डिकेंस है उसने यूज़ किया था पिकविक पेपर्स में। ठीक है,
तो लेकिन उससे पहले जो चाइनीज़ बैलेड्स हैं उनमें भी ये टेक्निक इस्तेमाल की जा रही थी। और इसका जो ओरिजिन है, यानी कि जो टर्म कहाँ से आई थी, यानी कि टेक्निक तो यूज़ हो रही थी, लेकिन इसको ये नाम कैसे दिया गया, उसके लिए ये जो थॉमस हार्डी है उसका एक नावल था अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़। उसमें क्या हुआ कि जो हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट था, वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, उसको एक क्लिफ से वो लटक रहा होता है और वहीं पे उसका जो नावल था वो एंड कर दिया गया, यानी कि उसकी एपिसोड को एंड कर दिया गया नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो अब फिर इस टेक्निक को, यानी कि अब मतलब एक प्रोटैगनिस्ट जो है वो क्लिफ से लटक रहा है, एक ढलवान से लटक रहा है, तो अब नाव को उसको बचाने वाला है, अब वो कैसे बचेगा। तो इतना बड़ा सस्पेंस था कि लोग जो थे वो ज़ाहिर अब अगली किसका तो इंतज़ार करेंगे कि ये मर जाएगा या बच जाएगा। तो लिहाजा ये वाली जो टेक्निक है इसको फिर क्लिफ हैंगर का नाम दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद जी है हमारे पास क्वाट्रोसेंट्रो। इसमें क्या था, ये जो टेक्निक है, ये जो वर्ड है, ये यूज़ किया जाता है अक्सर, मतलब कि इटली में जो 1400 से 1499 तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि पूरी 100 साल का जो टाइम है, क्वाट्रोसेंट्रो उसको हम कहते हैं। उस टाइम पे जो रेनेसांस जो था वो भी आपको पता है कि आया था इटली में, तो लिहाजा इसको क्वाट्रोसेंट्रो कहा जाता है। जो प्री रिफ्लाइट भी आपको उसका थोड़ा सा असर नज़र आएगा। और डिकन्शन क्या होता है कि ऐसा स्टाइल जिसमें डिंकन को फॉलो किया गया हो। और डिंकन का स्टाइल क्या था, डिंकन का क्या स्टाइल था कि वो पॉवर्टी, सोशल इंजस्टिस और जो कलरफुल कैरेक्टर्स होते थे, डिकन्सन जो है इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो उस टेक्निक को यूज़ करने को हम डिकन्शन कहते हैं। ओके जी, एक और जो उस टाइम पर टर्म यूज़ हो रही थी, जो आज भी हम यूज़ करते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती है, तो मैंने बड़ी एक शॉर्ट सी आपके सामने डिटेल रखी है इसकी, बड़ा ब्रीफ तरीके से इसको लिखा है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। एक होता है कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जितना कमाएगा उतना उसको मिल जाएगा। अब जो कमाने वाला बंदा है वो किसी भी तरीके से कमा सकते हैं। अब वो क्या करेगा, एक फैक्ट्री खोल लेता है, उसमें कम पैसों पे मज़दूर भर्ती कर लेता है। तो अब जो मज़दूर है उनके पास इतना पैसा तो नहीं कि वो फैक्ट्री खोल सके, लेकिन जो फैक्ट्री ओनर है वो क्या करेगा, लोगों का इस्तेहसाल करेगा, लोगों को इंतहाई कम पैसे देगा कि लोग भाग ना जाएं। तो इस सिस्टम को, यानी कि अमीर अमीर से हो रहा है और गरीब गरीब से हो रहा, गरीब तर हो रहा है, इस सिस्टम को कैपिटलिज्म कहते हैं। यानी कि अमीर जो है वो जितना मर्जी कमाए, जैसे मर्जी कमाए। ठीक है, तो जो उस टाइम पे जो मार्क्स था, कार्ल मार्क्स, उसने ये सिस्टम देखा तो उसको ये सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने सारी हिस्ट्री पढ़ी, काफ़ी सारी मेहनत की और उसने एक थ्योरी पेश की, जिस थ्योरी को उसने नाम दिया कम्युनिज़म का। कम्युनिज़म में क्या था कि सब लोगों को बराबर के हकूक़ मिले, यानी कि अगर कोई बंदा ज़्यादा भी कमा रहा है तो उससे पैसा लेके गरीबों में लेवल कर दिया जाए ताकि गरीब जो हैं उनको भी कुछ मिले। ठीक है, तो अब इसके जो नुकसानात हैं वो ये नुकसानात हो सकते हैं कि जब गरीब को पता है कि मुझे पैसे मिल जाने तो वो कमाएगा क्यों। लेकिन अभी भी दुनिया के 5 ममालिक में ये जो सिस्टम है ये इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास चाइना है और वो तरक्की कर चुका है काफ़ी ज़्यादा, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है, वियतनाम है और ल्यूस है। ठीक है, इन कंट्रीज़ में कम्युनिज़म सिस्टम जो है वो आज भी यूज़ हो रहा है। और कुछ कंट्रीज़ में वो है रिपब्लिक और कुछ कंट्रीज़ में कैपिटलिज्म सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो ये जो थ्योरी है इसमें क्या होगा कि गरीब को भी पैसा मिलेगा, अमीर से लेके उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि वो जो है वो बिल्कुल गरीब ना रह जाए। तो ये जो एक सादा सा मैंने आपको समझा दिया, आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स दी हुई हैं इसने, माजी से भी एग्जांपल्स दे के बताया हुआ है कि वहाँ पे ये हुआ, उस टाइम पे ये हुआ, सब कुछ। तो उन सब के पीछे चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो शॉर्टकट में ये समझ लीजिएगा कि गरीब और अमीर को अमीरतर होने से बचाने के लिए इसने रास्ता जो था वो बताया था, जिसको इसने कम्युनिज़म का कहा था। लेकिन आज हम उसी चीज़ को मार्क्सिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम आपको पता है कार्ल मार्क्स था।
तो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म एक ही चीज़ का नाम है। और टू बी कंटिन्यूड, इट इज़ नॉट द स्लाइड बट इट इज़ एक्चुअली अ टर्म, टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूस एक जो टर्म थी ये भी यूज़ की गई थी 1825 में। जैसे कि क्लिफ हैंगर टर्म यूज़ की जा रही थी, इस तरह टू बी कंटिन्यूड की एक टर्म भी यूज़ की गई थी। हमारे पास जो एक विलियम हीथ है, इसने क्या किया कि इसने जब अपनी राइटिंग एंड की तो वो राइटिंग इसकी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो अब उसने ज़ाहिर उसमें बताना तो था कि ये अभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो उसने उसके एंड पे लिख दिया टू बी कंटिन्यूड। तो मतलब ज़ाहिर है जब लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम था, तो लिहाजा लोगों ने इस जो टर्म है, ये जो स्टाइल है, इसको अब एज अ डिवाइस भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। यानी कि लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और अब लोग जो हैं इसको टू बी कंटिन्यूस आपको हर अक्सर दूसरी मूवी में नज़र आएगी जो वाली टर्म। तो इसको इंट्रोड्यूस करवाने का जो काम है वो विलियम हीथ ने किया था। तो आज के लिए इतना ही है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया मैंने, अभी जो थोड़ा सा था ये शॉर्टकट में था, ये मैंने डिटेल में आपसे बात नहीं की है। जब आपकी बेस बन जाती है तो आप उसमें जैसे चाहें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, जैसे चाहे एसिमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम पे कुछ मैंने एक आपको ओवरव्यू दी है पूरे 1 घंटे में कि उस टाइम पे क्या कुछ हो रहा था। तो जब इस सारे सिनेरियो को समझ के आप राइटिंग की तरफ जाते हैं ना, कुछ लोग समझते हैं कि जी बड़ी आप इतनी डिटेल में बता रहे हैं, इतनी डिटेल तो पीपीएससी नहीं पूछता। तो जब इतनी पीपीएससी डिटेल नहीं पूछता, उसने जो चीज़ें पूछनी वो सभी इनसे लिंक करती हूँ। तो राधा उन चीज़ों को समझने के लिए ये बेस का बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनकी राइटिंग, उनकी बायोग्राफी, उनका स्टाइल और उनकी राइटिंग्स जो हैं वो हम शुरू करें, ठीक है। 1 से 2 दिन तो ज़ाहिर इस पर लग जाएंगे, तकरीबन इसकी 15-20 राइटिंग्स हो जाएंगी इस एज की। तो वो इंशाल्लाह वो सारी हम करेंगे, और उसके बाद फिर हम लास्ट पे जो हैं वो लिटरेरी थ्योरीज़ की तरफ जाएंगे। इस टाइम पे जितनी भी लिटरेरी थ्योरीज जो थी वो इमर्ज हुई थी, ठीक है जी। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता आपको, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, वो आर अवेलेबल। तो इनको ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की। और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर चुके हैं लेकिन अब वो ये देखना चाहते हैं कि उनको कितनी तैयारी हुई है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उन लोगों की नज़रों से नहीं गुजरे हैं, तो अगर वो हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इंशाल्लाह आपको वो भी अवेलेबल होगा। सिर्फ टेस्ट सेशन जो है उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम तैयार कर रहे हैं वो सब पास्ट पेपर से लिए गए हैं, और उन बुक से लिए गए हैं, उन वेबसाइट से लिए गए हैं जहाँ से पीपीएससी खुद पेपर उठाता है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है कि कुछ टर्म्स ऐसी हो जो आपने नहीं पढ़ी, तो उन टेस्ट के थ्रू आपको वो भी पता चल जाएंगी। तो आप टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और आप हमारा रेगुलर सेशन जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।